नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ यादव। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट 2011 के पेपर की, किस तरीके से पेपर पूछा गया था और उसको सॉल्व करेंगे। कि देखिए, पेपर सॉल्व करने से एक चीज़ बेहतर होती है कि ये समझ में आ जाता है कि उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमें आगे की तैयारी करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे 2011 जून में 2011 में पेपर हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है और हम अध्यायवार तरीके से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये कह रहा है कि टोटल आपको मिला था 1 घंटा है, पूर्णांक 100 का है और प्रश्न जो है इसमें 50 प्रश्न है। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, सबको एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत आसानी से समझेंगे, बस साथ बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरातात्विक साक्ष्यों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। तो जल भंडार का साक्ष्य कहाँ पाया गया, तो लोथल में पाया गया। क्योंकि लोथल क्यों पाया गया अभी आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि जल भंडार का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था जहाँ बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए। अब कोई बंदरगाह है, जहाँ पर बंदरगाह होगी तो बंदरगाह हमेशा समुद्र के किनारे होगी और समुद्र में पानी होगा, अर्थात लोथल में क्या गया पाया गया है, पानी। लोथल खंभात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के समीप स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य, अब गोदी का मतलब वो वाला गोदी नहीं, मीडिया, गोदी मीडिया वाली बात नहीं है, गोदी का मतलब बंदरगाह। इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है, मतलब बंदरगाह के वहाँ साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, आप बताएंगे लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, आप कहेंगे भोगवा नदी के किनारे है। ये 2-3 प्रश्न यहाँ से तैयार है, अच्छा प्रश्न है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस की स्थापना की थी, किसने स्थापना की थी। तो स्थापना करने वाले थे महेंद्र लाल सरकार। कौन है, महेंद्र लाल सरकार। अब इनके बारे में समझिएगा। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876 में महेंद्र लाल सरकार ने की थी। तो पहली बात ये समझना है कि महेंद्र लाल सरकार ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। अब कह रहे हैं कि जो जेसी बोस साहब हैं, जेसी बोस ने कैक्रोग्राफ की खोज की थी। विदित है कि जो अगले व्यक्ति हैं, बेगनाथ साहा ने 1920 में थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा की कार्यक्रम की शुरुआत की। मतलब यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। कौन कौन से 4 क्वेश्चन। पहला है कि 1876 में महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना करी थी। जेसी बोस ने कैक्रोग्राफ की स्थापना करी थी। 1920 में थर्मल एसोसिएशन की स्थापना मेघनाथ साहा ने की थी। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की थी। यहाँ से ये भी चीज़ें आपको याद में रखनी है। आगे आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित काला अनुक्रम कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब ये बताना है कि कौन सबसे पुराना, फिर उसके बाद कौन हो, फिर उसके बाद है, इस तरीके से। तो देखेंगे, पहले आ जाते हैं, समझ लेते हैं। देखो, सबसे पुराना ऋग्वेद, जो वैदिक काल का प्रथम वेद माना जाता है। अगला है त्रिपिटक, जो बौद्ध काल की बात है। अगला है हर्धशास्त्र, मौर्य काल की बात है, कौटिल्य ने लिखा था। अगला है इंडिका, जिसको मेगस्थनीज ने लिखा था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन, देखो ऋग्वेद वेदों में पहला है। त्रिपिटक का मतलब त्रिपिटक में 3 चीज़ें और आती हैं। एक आता है सुत्त पिटक, दूसरा का आता है विनय पिटक, तीसरा का आता है धम्म पिटक। क्या क्या होते हैं ये आगे आपको मिलेगा, लेकिन समझना है त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जबकि अर्थशास्त्र में लिखने वाले मौर्य काल में लिखा था कौटिल्य ने। कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इंडिका किस समय लिखी गई थी, मौर्य काल में लिखी गई थी, लिखने वाले थे मेगस्थनीज। अब इसको मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम मतलब टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इसमें आए हुए हैं। देखिए, कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची द्वितीय में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए।
पहला है नदी और शहर, मतलब ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो देखिएगा जवाब, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, मतलब ऐसे यहाँ से मिला लीजिए। रावी नदी किनारे हड़प्पा, रावी नदी किनारे हड़प्पा, तो रावी को हड़प्पा से मिला लीजिए। घग्गर नदी कालीबंगा, घग्गर नदी कालीबंगा मिला लीजिए। सतलज रोपड़, सतलज से रोपड़ को मिला लीजिए। आपने ये देखा है कि जो आपका प्रश्न मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है किसे, ऑप्शन नंबर ए से आपका मैच कर रहा है कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैच वाला ज़्यादा दे रहा है, मतलब आपको फैक्चुअल चीज़ें याद कम करनी है, लेकिन अगर फैक्ट नहीं याद है तो आप मैच कैसे कर पाएंगे। दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सिंधु नदी मोहनजोदड़ो, रावी, हड़प्पा, घग्गर, कालीबंगा, सतलज, रोपड़। ठीक है, आएंगे देखिए फिर वापस उन्होंने कूट का, मतलब भर भर के कूट पूछा जाता है भाई। सूची फर्स्ट, सूची द्वितीय को सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट में दिया गया सूची, मतलब ये कह रहा है कि ताम्र मतलब कहाँ से कौन चीज़ मिली है, सीधी ये पूछने की कोशिश कर रहा है वो आपसे। जैसे उसने कह रहा है कि कार्नेलियन बीड कहाँ से मिला था भाई, ये हड़प्पा से मिला था, तो इसको हड़प्पा से मिला दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि ताम्र कहाँ से मिला था, तांबा कहाँ से मिला था, तो तांबा मिलने का जगह थी राजस्थान, तो राजस्थान से मिला दो। उसके बाद अगला कह रहा है कि अरिकामेडु, अरिकामेडु क्या है भैया, एक बंदरगाह है, तो बंदरगाह से मिला दो। उसके बाद ताम्रलिपि, ताम्रलिपि कहाँ से मिली थी, तो बंगाल से मिला दो। आप ये देख रहे होंगे किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से ये मैच हो रहा है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब याद कैसे करेंगे भाई, देखेंगे कार्नेलियन बीड हड़प्पा हम लोग सही मिलाए थे, ताम्र राजस्थान, तांबा राजस्थान से मिला था, अरिकामेडु बंदरगाह है, ताम्रलिपि बंगाल से। तो मतलब ये समझिएगा कि आपको एक चीज़ याद नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइएंगे फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरीके का है, प्राचीन भारत से ही प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए सूची फर्स्ट में इन्होंने सबसे पहले नाम दिया डेविड अर्नोल्ड, डेविड अर्नोल्ड, इनको मिलाएंगे किससे, द कांग्रेस इन तमिलनाडु। ध्यान में रखेंगे द कांग्रेस, द कहेंगे चाहे दी कहेंगे, बात तो एक ही होती है भाई। तो डेविड अर्नोल्ड द कांग्रेस इन तमिलनाडु से मैच करवाना है। आगे है डेविड लुडेन, डेविड लुडेन इनका है, इनको मिलाएंगे एन एग्रेनियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये मतलब लेखक हैं भाई, जो जिससे मैच हो रहा है मिलाते चलिए। अगला है डेविड पेज, डेविड पेज क्या है भाई, प्रील्यूड टू पार्टीशन। और लास्ट में बचता है C.N. बेली, इसको किससे मिला देंगे, द लोकल रूट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद, इससे मिला देंगे। तो आपने देखा ये किससे मैच हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी से ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या क्या पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। डेविड अर्नोल्ड द कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड लुडेन एन एग्रिटियन हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, डेविड पेज प्रील्यूड टू पार्टीशन, C.N. बेली द लोकल रूट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में इसकी मुलाकात आपसे हो जाए। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया, कह रहा है कि ऋग्वेद में पंचजन किसे दयोदित करता है, मतलब पंचजन किसको बताता है। तो ध्यान से समझेंगे भाई, किसको बताता है, आर्यों की 5 जनजातियों को पंचजन बताता है। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को बताता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, मतलब 5 कबीले थे। जो 5 कबीले कौन कौन थे, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। ध्यान में रखेंगे। और इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। उस समय आप जब पढ़ रहे होंगे तो आर्यों के बारे में, तो उसमें ये बताया गया था कि ये अलग अलग ग्रुप होता था। ग्रुप का मतलब एक ग्रुप का एक मुखिया होता था, जो ही युद्ध करता था, जीतने का काम करता था, रक्षा करने का काम करता था, ऐसे से ग्रुप थे। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में पंचजन की बात हो रही है, अर्थात 5 जनजातियों की बात हो रही है। वो 5 जनजातियाँ कौन थी, अनु, द्रुह, पुर, तुर्वस और यदु। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया है, कृषि के बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों
का ऋग्वेद में उल्लेख है, मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारण ऋग्वेद में बताए गए हैं। तो इसमें कितने कारण बताए गए हैं भैया? 4 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से 4 कारण बताए गए हैं? कह रहा है कि सर जी कृषि, उर्दर, धान्य और विष्टि। और ऋग्वेद के 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है और सिंचाई का उल्लेख परवर्ती श्लोक में मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है भैया कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋग्वेद में 4 मुख्य कारणों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 4 मुख्य कारण हैं? पहला कारण है कृषि, दूसरा का कारण है उर्दर, उर्वरा, धान्य और तीसरा का विष्टि। तो 4 चीज़ों को याद रखेंगे। और ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुछ 24 श्लोक का उल्लेख किया गया है। मतलब ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 24 उल्लेख हैं और उसमें बताया गया 4 कारण हैं जिसके कारण कृषि की जाती थी। तो चारों को याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो हमें ये पता है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला था विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस नाम याद रखेंगे भाई। सोना का सिक्का सबसे पहले जारी करने वाला था विम कड़फिसेस। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं तो और तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा था विम कड़फिसेस था। विम कड़फिसेस कुषाण वंश का शासक था। कभी कभी क्वेश्चन पता पूछा जाता है कि किस वंश से सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ऐसा पूछा जाएगा किस वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे कह रहा है कि विम कड़फिसेस ने स्वर्ण सिक्कों के साथ तांबे के सिक्कों भी प्रचलन में ले आया था और इन सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किस राजा ने जारी किया था? उसका नाम था विम कड़फिसेस। में कड़फिसेस लिखा है और कड़फिसेस नाम था। और किस वंश का था? कुषाण वंश का। इसने स्वर्ण सिक्का जारी किया, उसके साथ तांबे के सिक्के भी इसने जारी किए थे और इन सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां भी बनी हुई हैं। तो बात क्लियर हो गई। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो उस राजा का नाम है रुद्रदामन। बहुत पढ़ा लिखा राजा था भाई, रुद्रदामन। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा था रुद्रदामन, जो शक शासक था। और विदित है काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। और ध्यान रहे कि मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को रुद्रदामन ने बनवाया था। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। पहला चीज़ है संस्कृत में सबसे पहले विस्तृत अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन। किस शासक, मतलब किस वंश का शासक था? तो शक वंश का शासक था। और उसने प्रथम अभिलेख जो 150 ईस्वी में जारी हुआ था, लिखाया गया था, वो कहाँ पे हुआ था? काठियावाड़ में। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन ने ही मौर्य काल में सुदर्शन झील के टूट गई थी, मरम्मत करवाने के लिए रुद्रदामन ने उसको बनवाया था। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? मतलब भुक्ति उस समय किस पद को कहा जाता था? डायरेक्ट ये पूछना चाह रहा है। तो उसे प्रांत को कहते थे। किसे कहते थे भाई? प्रांत को। अब कैसे कैसे कहते थे ये समझ जाओ। कह रहा गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। किस? अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्त के शासन को उपरिक कहा जाता है। जो मतलब भुक्ति है, भुक्ति का जो मुखिया होगा उसे कहते उपरिक कहते थे, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। ज़्यादातर मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। और उपरिक पद प्रायः राजा या राजकुल से संबंधित लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह प्रदान किया जाता था। इसमें बस एक चीज़ याद रखनी, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, कि गुप्त काल में जो प्रांत है को अवनी या भुक्ति कहा जाता था और जिसका मुखिया उपरिक होता था। बस इतनी याद रखना है। गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था और जिसका मुखिया या जो हेड होता था वो उपरिक होता था। बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे, काम हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे। कह रहा कि सर कुछ कथन दिए हैं और कुछ उसका कारण दिया है। देखना है कि कौन सही है कौन नहीं सही है। जो भी है, कथन है
कि निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। ये बात सही है कि गलत? ये कथन है और कारण है, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। मतलब कहने का मतलब उनका है कि जो निषाद थे वो सही थे, आदिवासी थे, और जो बौद्ध मत को मानने वाले थे उनके लिए अछूत थे। ये बात सही है, लेकिन वे प्रारंभ में ब्राह्मणी विधि निर्माताओं की मनोवृत्तियों के ब्राह्मणों के बराबर मनोवृत्ति नहीं रखते थे वो। मतलब ब्राह्मण जिस तरीके से पूजा पाठ करते थे ऐसा कुछ वो करते नहीं थे। तो ऑप्शन ए सही है, परंतु आर सही नहीं है। अब देखो इसके बारे में डिटेल देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था। निषाद मुख्य कार्य, निषाद का मतलब अपने अपने आसपास देखेंगे, निषाद का मतलब केवट कहा जाता है। जो पानी मतलब नाव चलाते हैं उनको केवट कहा जाता है। जो जीव हिंसा होती थी, बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। भाई वो अब पानी में रहे, नदी में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मछली को मारेंगे और जो भी जीव जंतुओं को मार के खाएंगे। तो और बौद्ध धर्म में जीव हिंसा मना है, आप हिंसा नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उनको अछूत माना जाता था। बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणी विधि निर्माताओं की मनोवृत्तियों से साक्ष्य नहीं रखता है। चलिए ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया। आएंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर भी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अब कथन पढ़ते हैं। ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। और आगे कह रहे हैं कि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेश के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। तो भाई देखो पहले वाला दूसरा एक दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। जब कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब समझ लेते हैं। तो ए वाला तो बात सही है, लेकिन आर गलत है और आर ए की व्याख्या भी नहीं करता है। तो ये तो मान लो इसका सही जवाब हो गया। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं तो बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। कह रहा कि भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रामाणिक स्रोत एक बहुत विवादित विषय है। बात तो सही है, लेकिन ईसा काल में प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। ये बात सही है कि ईसा काल में 5 शताब्दियों के आसपास मलय द्वीप में भारतीयों ने बहुत सारे राज्यों की स्थापना की थी। ये बात सही है। आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातत्व अवशेषों से समृद्ध भारत उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, जावा, बोर्निया, इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। यह कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो अवशेष मिले थे तो उसमें यह देखा गया था कि मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्निया और इंडोनेशिया में भी उपनिवेश थे। तो इसका मतलब आर गलत हो गया और ए सही हो गया। तो हम लोग जो ऑप्शन चूज किए थे, ऑप्शन नंबर ए ये क्या था, सही था। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी दिया गया है कि उसको कूट को निश्चित करके लगाना है। अब देखो किसके, श्रीहर्ष, माघ, भारवी और भट्टी। तो देखो कब किसकी बात हो रही है। सबसे पुराने हैं भारवी, 6ठी शताब्दी। तो ध्यान रखेंगे भारवी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। भट्टी 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। माघ 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। मतलब इस शताब्दी से संबंधित ये लोग थे। तो इसके हिसाब से अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारवी 6ठी शताब्दी ईस्वी, भट्टी 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, माघ 7वीं शताब्दी और श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी। तो ये भी क्लियर हो गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे भाई। कह रहा है कि सही कालक्रम में इनको लगाना है। तो धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और वत्सराज। चलो इसको देख लेते हैं भाई। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा किस क्रम में लगाना है इनको। तो इस क्रम में आप अगर लगाना चाहें तो लगा लीजिए कि सबसे पहले आप लिखोगे धर्मपाल को, मतलब धर्मपाल को 1 नंबर दे दो। ठीक है, धर्मपाल को आप 1 नंबर दो, धर्मपाल को आप 1 नंबर दे दो। और उसके बाद वत्सराज हुए थे, इनको 2 नंबर दे दो। उसके बाद होने वाले थे मिहिर भोज, इनको 3 नंबर दे दो। और उसके बाद महेंद्रपाल थे 4 नंबर। तो इस तरीके से आप इनको कालक्रम में लगा सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पहले पे धर्मपाल, दूसरे पे वत्सराज, तीसरे पे मिहिर भोज और चौथे पे महेंद्रपाल। डिटेल देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि धर्मपाल, इनका शासन था
770 से लेकर 810 तक, जो गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वत्स्य राज था, जिसका शासनकाल धर्मपाल के बाद था, और जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था मिहिर भोज। और लास्ट में आपको पढ़ना है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। तो तीनों चीज़ें, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। चलो आ जाओ, अगले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपको सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड, इसको मिलान करना है, कौन किससे संबंधित है, बस इतना बताना। देखो, अगर हम गणतंत्र की बात करेंगे तो गणतंत्र की बात करेंगे तो ये मामला था 6वीं शती ईसा पूर्व की, तो इससे मिला दो। उसके बाद उत्तरी काली पॉलिशड वेयर का मतलब उत्तरी काली, जो वो घड़े नहीं होते थे जिसके ऊपर काली पॉलिश लगाई जाती, उसी की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे मिले थे भाई, ये मिले थे गांगे मैदान में, तो गंगा के मैदान में ये मिले थे। और अगला है गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है भाई, रुद्रदामन से संबंधित है। और एक है शाक्य कहाँ थे, कपिलवस्तु के थे, तो इनसे मिला दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या क्या याद कर रखेंगे, गणतंत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। जो काली पालिक वाले मृदभांड थे वो किससे, गंगा के मैदान में मिले थे। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन की बात है, मतलब रुद्रदामन गिरनार अभिलेख से संबंधित है। शाक्य कपिलवस्तु में रहते थे, उसी से तो संबंधित थे वो। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक कौन है। तो देखेंगे भैया, इसके हैं शम्स ए सिराज। देखो, कह रहा है कि तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीम। पूरा नाम था शम्स ए सिराज अफीम। नाम है अफीम चरस गांजा है, तो फिर और बातें क्या कर सकते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। तो याद रखना है कि शम्स ए सिराज जिन्होंने तारीख ए फिरोजा शाही लिखी थी वो फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलक नामा है एवं किरान उस सादेन है। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, तुगलक नामा, और किरान उस सादेन, दोनों बात याद रखनी है। अगला है किरान उस सादेन में बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और पुत्र कैकुवाद के भेंट का वर्णन किया गया है। विदित है कि फिरोज शाह तुगलक की रचना फतुहात ए फिरोजा शाही आत्मकथा है। तो अब यहाँ 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी। क्या क्या याद रखेंगे भाई, क्या क्या याद रखेंगे आप। पहली चीज़ तो आप यही याद रखेंगे कि तारीख ए फिरोजा शाही लिखने वाले शम्स ए सिराज या अफीम नाम था। अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलक नामा और किरान उस सादेन, और किरान उस सादेन में ये सब चीज़ें लिखी गई थी। और फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है उसका नाम है फतुहात ए फिरोजा शाही। फिरोज शाही भाई, फिरोजा शाही नहीं तो आप लोग गड़बड़ा देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं भाई। कह रहा है कि अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग एंड सेंस का अभिलेख है। तो ये हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृत थी फवायद उल फुआद। ये तो क्वेश्चन में लिखा गया है, और आगे पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो लिखी गई थी निजामुद्दीन औलिया के मजलिस से संकलित है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य औलिया के वचन व कर्मों का प्रकाशन था। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला याद करना है, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा लिखा गया था फवायद उल फुआद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 19, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है। तो विलायत का मतलब होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। सूफी शब्दावली विलायत का अर्थ है निजी आध्यात्मिक क्षेत्र, जहाँ सूफी संत आराधना करते थे और सूफी के निवास स्थल को
काह कहा जाता था। ये लाइनें याद रख लेंगे भाई। जहाँ सूफी संत लोग रहते थे उनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। और सूफी में जो विलायत शब्द यूज किया गया है, विलायत है, विलायत का मतलब होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। बस इसमें 2 क्वेश्चन याद करने हैं, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फिर वापस से क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में 10वां अध्यादेश संबंधित था। मतलब जब कोई राजा बनता था तो वो नियम कानून बनाता था, आज से ये नियम होगा, आज से वो नियम होगा। तो वैसे ही जब जहांगीर का राज तिलक हुआ, मतलब राजा बना, तो उसने कुछ अध्यादेश जारी किए और अध्यादेश में 10वां अध्यादेश आपसे पूछा गया है। 10वां अध्यादेश था जहांगीर के क्षेत्रों के बारे में। अब देखेंगे आगे क्या है कि जहांगीर द्वारा 10वां अध्यादेश जारी किया गया। अपने पिता द्वारा जहांगीर और मनसबों की पुष्टि की, जहांगीरदारों के क्षेत्र की पुष्टि करके उसने पदोन्नति प्रदान की गई। विदित है कि नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में अपने राज तिलक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी उपाधि धारण की और राजाभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने 12 अध्यादेश की घोषणा कराई थी। अब ध्यान से समझेंगे क्या क्या इसमें याद करना है भाई कि जहांगीर का राज तिलक कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, नवंबर 1605 में आगरा के किले में हुआ था। जब ये राजा बना तो इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। और जब ये राजाभिषेक हुआ उसके बाद इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे और 10वां अध्यादेश इसके जागीरों के क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान से समझ जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी थी भैया, सम्राट शाहजहां ने रखी थी। इसको पढ़ लेते हैं। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसकी नींव रखी गई थी 6 अक्टूबर 1650 में। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसकी 6 अक्टूबर 1650 में उसकी नींव रखी गई थी। उसका निर्माण 1656 तक पूरा हुआ था। तो 1650 से लेकर 16 मतलब 6 साल में वो जामा मस्जिद बनी थी। और पूर्णतया ये मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। जो जामा मस्जिद है वो लाल बलुआ पत्थर से ही बनाई गई है और इसके चारों ओर 4-4 मंजिला मीनारें हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बस क्या क्या याद कर लेना उसमें। पहली चीज़ याद रखना है, जामा मस्जिद की नींव डाली गई शाहजहां के द्वारा। कब डाली गई, 6 अक्टूबर 1650 में। और लगभग 5 से 6 साल के बाद 1656 में ये पूरा हुई और पूरा निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। बस इतनी चीज़ याद कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कह रहा कि अमीन पद सृजित किसने किया था, मतलब अमीन का पद किसने बनाया था। क्वेश्चन ये है, तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने बनाया था। इसको डिटेल कर लेते हैं। अमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खचाजी फोतदार होता था। अब इसमें क्या क्या याद रखेंगे भाई, अमीन का पद बनाने वाला शासक था शाहजहां और जो क्या करता था, राजस्व का निर्धारण करता था। और जो परगने का मुख्य अधिकारी होता था उसे सिकदार बोलते थे। परगने का जो खजांची होता था उसे फोतदार बोलते थे। यहाँ 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। अमीन का पद बनाने वाला शासक शाहजहां और राजस्व निर्धारित करने वाला था जो अमीन था वो राजस्व, परगने का राजस्व निर्धारित करता था। उसके बाद परगने का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे बोलते सिकदार और जो उसका लिखा पढ़ी खजांची था उसे बोलते थे फोतदार। 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे, कहानी क्लियर हो जाएगी। और कुछ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूची फर्स्ट दी गई है और ये राज्य हैं, इनकी राजधानियों को मिलाना। चलो भाई मिला लेते हैं। कह रहा है कि निजाम शाही की राजधानी कहाँ थी, तो भैया थी अहमदनगर। कहाँ थी, अहमदनगर। कुतुब शाही की राजधानी कहाँ थी, गोलकुंडा। कहाँ थी, गोलकुंडा। इमाम शाही की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी बरार में। और लास्ट बचता है कि आदिल शाही की राजधानी थी बीजापुर। तो राज्य और राजधानियाँ याद कर लेंगे भाई। क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा, क्योंकि हम लोग 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके से। सॉल्व क्या करें, सॉल्व तो है बस पढ़ के सुना रहे हैं आपको कि भाई देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो सुनने से याद हो जाती हैं ना, तो ये पढ़ने दिमाग एकदम कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो निज़ाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाम शाही राजधानी बरार, आदिल शाही राजधानी बीजापुर। याद कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर ये 25 है कि सम्राट हैं उनके सूबों की संख्या है। जैसे अकबर के सूबे 15, जहांगीर 17, शाहजहां 22, औरंगजेब 24। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछे हैं। तो ये बात थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, बाकी सबकी संख्या तो सही लिखी है इसने। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर कुछ डिटेल में कुछ दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य सूबे में बटा हुआ था और अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें में मतलब 1580 में अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। ध्यान में रखेंगे, किसमें अकबर ने कितने में किया था, 12। बाद में ये संख्या बढ़ के 15 हो गई। शाहजहां के समय ये 18 थी, औरंगजेब के 20 हो गई और प्रांतीय शासक को साधारण भाषा में सूबेदार कहा जाता था। जहांगीर के समय में 15 ही रहे। उसने कांगड़ा को जीता किंतु लाहौर सूबे में ही मिला लिया था, इसलिए उसका मामला गड़बड़ है। अब ध्यान से मिला लेंगे दोनों को तो थोड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी भाई। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा, ये कह रहा कि अकबर के ज़माने में 15, पहले 12 थे लेकिन बाद में बढ़ के 15 हो गए थे। तो ध्यान में रखना है भैया, अकबर भी की बात सही है। आगे कह रहे हैं कि जहांगीर के हिसाब से 17 है, लेकिन डाउट इसी वाले पोर्शन में है, जहांगीर वाले में। किस में है, जहांगीर वाले में ही डाउट था, जहांगीर वाले में ही भाई डाउट था। समझ रहे हैं, जहांगीर वाले में 17 की बात हो रही, जबकि ये थे कितना, 15। तो ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि जो कांगड़ा जीता था उसको लाहौर में ही उसने मिला लिया था, इसलिए उसको ऐड नहीं करना है। और आगे कह रहा है कि सर शाहजहां के समय में 22 की बात कर रहा है, वो देखेंगे, वो शाहजहां के समय में 22 की बात कर रहा है। देखो मिला लो भैया, शाहजहां के समय में 22, ओहो, शाहजहां के समय में 22 की बात कर रहा है, जबकि शाहजहां के समय में 18 थे। इसका मतलब कई ऑप्शन इसके गलत हैं, एक ही गलत नहीं है, कई हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। सही सही पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए आएंगे अगले प्रश्न में बात करेंगे भाई। कह रहा है कि सूची फर्स्ट में यात्री दिया गया, सूची सेकंड में विजयनगर के शासक दिए गए। मतलब कौन से यात्री किस शासक के समय में यहाँ आया हुआ था, तो मिला लीजिए भाई। जैसे पहला नाम है निकोलो डी कोंटी, निकोलो डी कोंटी, ये कब आया था, देवराय प्रथम के समय आएगा, तो इनको मिला लीजिए भाई। अगला है डोमिगोसे पेइज, डोमिगेसे पेइज, तो ये किससे कब आया हुआ था भाई, ये आया था कृष्णदेव राय के समय में। अगला है जिसका नाम है फ्रेनरो नूंज, तो फ्रेनरो नूंज है और ये आया हुआ था भाई अच्युत राव के शासक में। अगला व्यक्ति अब्दुल रज्जाक आया था देवराव द्वितीय के शासनकाल में। तो क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब देखो एक एक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई। करा कि निकोलो कोंटी इटालियन यात्री था, तो ध्यान में रखेंगे निकोलो कोंटी कैसा था, निकोलो कोंटी इटालियन था, जो 1420 में देवराव प्रथम के शासन में विजयनगर की यात्रा पे आया हुआ था। उसने यात्रा की थी 1420 में, तो ध्यान में रखेंगे निकोलो कोंटी इटालियन यात्री था। 1420 में वह देवराव के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। उसने ये सब चीज़ें करी हैं। आगे कह रहे हैं कि भाई साहब वो आया था, उसने घूमा था, तो उसने सब चीज़ों के बारे में लिखा था। अगले व्यक्ति हैं अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था, ध्यान में रखेंगे अब्दुल रज्जाक ईरानी, जो 1442-43 में राजा देवराव द्वितीय के दरबार में आया था, इसे याद कर लेंगे। अगला है डोमिगोस पेई, जो पुर्तगाली था और 1510 में कृष्णदेव राय के समय में ये आया हुआ था। और जो नूनीन एक पुर्तगाली यात्री था, घोड़ों को सौदागर था, जो अच्युत देवराय के शासनकाल में 1540 में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ध्यान में रखेंगे, चारों ऑप्शन याद रखेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं
आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है। मतलब ये इमारतों, कुछ इमारतों का नाम दिया गया, उसको समय के हिसाब लगाना, मतलब सबसे पहले कौन बनी है और उसके बाद कौन सी बनी है। तो देखेंगे भाई, कह रहा है कि सर सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बना था 1565 से 1570 के बीच। उसके बाद बना था एतमाद उद्दौला का मकबरा जो 1526 में बना था। उसके बाद बना था ताजमहल जो 1631 से लेके 1653 तक बना था। उसके बाद लास्ट में बना था आसफ खां का मकबरा जो 1641 से लेके 1645 तक बना था। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बना 1665 से 1670 तक। उसके बाद एतमादुद्दौला का बना जो 1626 में बना था, ये बन के कंप्लीट भी हो गया था। उसके बाद ताजमहल बना था, ताजमहल बना था 1631 से लेके 1653 तक, 1631 से लेके 1653 तक। आसफ खां का मकबरा बना था 1641 से लेके 1645 तक। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो गया। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। सूची 1 है, सूची 2 है। कह रहा है कि सर इसको सुमेलित करना है, मतलब कौन किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे अगर हम पहली बात करेंगे कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। क्या लिखा गया था? अकबरनामा। अगले व्यक्ति हैं जियाउद्दीन बरनी, इनके द्वारा लिखा गया तारीख ए फिरोजा शाही। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके द्वारा लिखा गया था बादशाह नामा। और चौथे व्यक्ति हैं खाकी खां जो लिखे थे मुन्नत खबब उल लुबाब, ये लिखे थे। अब इसके हिसाब से अगर ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। ध्यान में रखेंगे, बड़ा बार पूछा गया है भाई। अबुल फजल अकबरनामा। जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोजा शाही, तारीख ए फिरोजा शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाह नामा लिखा गया है। और खाकी खां के द्वारा लिखा गया है मुन्नत खबब उल लुआब। देखो लास्ट वाला नहीं याद रखेंगे चल काम चल जाएगा, और लेकिन ऊपर वाले 3 जरूर याद कर लेंगे भाई। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं, मतलब कौन सी घटना नहीं उस समय नहीं हुई थी जो दिया गया है। जैसे वो कह रहा है कि मेड़ता का हस्तगत करना, मतलब मेड़ता को हस्तगत कब किया गया था? तो 1562 में, ये बात सही है। अगला है कि असीरगढ़ को कब घेरा लगाया गया था? तो 1601 में लगा, ये भी बात सही है। अगला है गोंडवाना विजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 1564 में हुई थी। जो इसमें सही नहीं है वो है उड़ीसा विजय जो हुई थी वो इसमें ना होके 1592 में हुई थी। ठीक है, वो हुई थी 1592 में। तो इसको देख लेंगे, ये वाला गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ये डी वाला गलत है, बाकी और सब सही है। अब सही में क्या क्या है, बस एक लाइन पढ़नी है कि अकबर ने 1592 में उड़ीसा को विजित किया था, शेष विकल्प सही है। तो उड़ीसा को जीता गया था 1592 में, ना कि 1582 में। बाकी मेड़ता को हस्तगत किया गया था 1562 में, असीरगढ़ को 1601 में, और गोंडवाना को जीता गया था 1564 में। तो ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि सूची है उसको मेल करना है। अब देखो कौन किससे संबंधित है। जैसे दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित है? ड्रेन पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, अब पढ़े होंगे। और तिलक जी किसके लिए जाने जाते हैं? स्वराज के लिए, सबसे पहले मांग करने वाले। अगले व्यक्ति हैं गांधी जी इसमें किसके लिए जाने जाते हैं? हरिजन शब्द दिया था। और अगले हैं नेहरू किसके लिए जाते हैं? पंचशील सिद्धांत के, पंचशील समझौते के लिए जाने जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये आसान था, ये तो आसान था भाई। जैसे नौरोजी जी ड्रेन के लिए, तिलक जी स्वराज के लिए, गांधी जी हरिजन शब्द देने के लिए, नेहरू जी पंचशील समझौते के लिए जाने जाते हैं, उनसे संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया भाई। आएंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है। अब आधुनिक भारत वाला सेशन शुरू होता है। कह रहे कौन सा पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, मतलब इसमें से कौन सा नहीं था? तो देखेंगे, कह रहे हैं कि बरोज पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, जबकि कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, माहे आदि पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था। और अगर बरोज की बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन है नहीं था वाले में,
और अगर बरोच की बात करेंगे तो बरोच गुजरात में स्थित एक बंदरगाह था, ध्यान में रखेंगे। लोथल भी उसी एरिया में था, बरोच में ही, और बरोच भी गुजरात में पड़ता है, तो दोनों बंदरगाह हैं, तो ध्यान में रखना है भाई, हो सकता है वो पूछ ले। कौन सा बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था, मतलब इसमें से कौन अंग्रेजी पढ़ाता था भाई, क्या गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। बक्सर मतलब बिहार। मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, भाई क्या गजब की बात है, और क्या गजब की बात है। ये तो भाई मज़ा आ गया, मतलब ऑप्शन पढ़ के ही मज़ा आ गया कि एक शासक है जो मुस्लिम शासक है और वह अंग्रेजी पढ़ाता था, कितनी गजब की बात है। अगला है सिराजुद्दौला अली वर्दी खां, जब 1756 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। काल कोठरी की घटना, नवाब सिराजुद्दौला की घटना, वही काल कोठरी वाली वही है कि एक कोठरी में 124 लोगों को मार के भर दिया था, मार के नहीं से जिंदा भर दिया था, बाद में 3 लोग जिंदा बचे थे उसमें। अरे सिराज था भाई, उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो भाई 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई थी, 1784 में। देखो ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, ये वाला हिस्सा पॉलिटी में भी आ जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब शुरू हुआ था, इसके द्वारा क्या हुआ था, द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और द्वैध शासन कब तक चला था, 1858 में। इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी कि अब दोनों विभाग दोनों अलग अलग लोग देखेंगे। राजनीतिक जो मामला होगा वो उसको देखने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा, और अगर व्यापारिक मामला होगा उसको देखने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो ध्यान में रखेंगे, अगर कोई राजनीतिक मामला है तो उसको देखने का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा, जबकि अगर कोई व्यापारिक मामला है तो उसको देखने का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। इन दोनों की स्थापना हुई थी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, और इसी एक्ट के द्वारा 1784 में द्वैध शासन की भी शुरुआत हुई थी। बात क्लियर हो गई, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है कामागाटा मारू सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी बजबज में। कहाँ हुई थी भाई, बजबज में। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, देख लो, इसको कहानी पढ़ लेते हैं क्या था। कामागाट मारू एक जहाज़ था। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही कई बार पूछा गया, कोई हल्का एग्जाम होगा तो वहाँ पूछ लेगा कि कामागाटू मारू क्या था, तो ये एक जहाज़ था। और पंजाबी क्रांतिकारियों के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। कहाँ पे, कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। चूँकि पूरा मामला क्या था, 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को, नाम था इनका बाबा गुरदीप सिंह, ने कामागाटा मारू जहाज़ को भाड़े पर लेकर कनाडा के वैंकूवर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण जहाज़ 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज स्थान पर लौट आया, जहां यात्रियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। तो वही वो पूछ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ी गजब की कहानी है, तो ध्यान में रखें। कामागाटू मारू क्या है, एक जहाज़ है। इसको ले जाने वाले व्यक्ति कौन है, बाबा गुरदीप सिंह। और कहानी कब की है, जब ये कनाडा ले जाते हैं, कनाडा सरकार मना कर देती है, तो वापस कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता में बजबज में फिर उसको लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यही बात यहाँ पूछी गई है। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो योजना आयोग बड़ा फेमस है, 1950 में। कब हुई थी भाई, 1950 में। देखो, स्वतंत्रता पश्चात 1947 में नेहरू की अध्यक्षता की आर्थिक नियोजन नीति गठित की गई। बाद में इसी समिति के सिफारिश पे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 याद रखेंगे भाई, जो एक सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसे बनाया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आएंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 36 है। अच्छा, कथन निष्कर्ष कथन है और कारण है। कथन देख लो, द्विवर्षीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित करती है। बात तो सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े उद्योगों को किया गया था। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया कि हर चीज़ मंगाओ मत, आयात मत करो, अपने यहाँ खुद बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। ये बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कही गई थी। इसका मतलब
ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो ए और दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है इसकी। पंचवर्षीय योजना भारी और आधारभूत उद्योगों को विकास का बल मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 स्टील प्रांतों का निर्माण इसी दौरान किया गया था। बस ध्यान में रखेंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 है तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, मुझे पंचवर्षीय योजना इतिहास में नहीं आता लेकिन दे दिया तो ठीक है। निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताइए। और लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई। देखो भाई, बात करेंगे सबसे पहले कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी। तो कन्नौज की लड़ाई अगर देखेंगे तो हुई थी 1540 के आसपास और एग्जैक्ट डेट मिलेगी आपको 17 मई 1540। तो ध्यान रखेंगे कन्नौज की लड़ाई कब हुई। आगे पूछे आपसे खानवा की लड़ाई कब हुई, तो 16 मार्च 1527 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी। तो डेट नहीं याद रखनी है भाई, ऊपर से ही कर लेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526। पानीपत का पहला 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। अगला खानवा की लड़ाई कब हुई थी, 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, 17 मई 1540। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, 1761 में। मतलब इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको कालक्रम के अनुसार दिया गया, कौन किताब कब लिखी गई है। तो देख लीजिए भाई, अगर यहाँ देख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं। जैसे सबसे पहले लिखा गया था खजाइन उल फतह अमीर खुसरो के द्वारा। उसके बाद लिखा गया था वकायत ए मुस्ताकी और इतिहारिस कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा। तबगात ए अबगरी निजामुद्दीन अहार के द्वारा। माजिद जहांगीरी ख्वाब के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसको बस उतना ही याद रखेंगे जितना ज़रूरी है, बाकी सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है कि संस्थाओं का स्थापना क्रम आपको याद रखना है, तो ध्यान से समझेंगे। कलकत्ता में जो मदरसा खोला गया 1781 में। कब खोला गया, 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1781 में। फोर्ट विलियम 1800 में। तो ध्यान में रखेंगे, इस हिसाब से अगर ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कलकत्ता 1781, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 और बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1781 और फोर्ट विलियम 1800 में। आगे फिर देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इनको आपको सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में लगाना है भाई, चलो लगाते हैं, कोशिश करते हैं। प्रकाशन कब हुआ था, सबसे पहले अगर क्लियर करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले प्रकाशन हो जाता है नील दर्पण का। कब होता है, नील पर है। तो 1 नंबर पे किसको रखेंगे, नील दर्पण को रखेंगे। उसके बाद आनंद मठ को 2 नंबर पे आनंद मठ को रखेंगे, ठीक है। फिर 3 नंबर पे गीतांजलि को रख लेंगे आप, 3 नंबर पे गीतांजलि। और सबसे लास्ट में प्रकाशन हुआ था आपका गोदान का, तो 4 नंबर पे इसको रख लेंगे। उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा वो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, बस यहाँ से क्वेश्चन एक लाइन और याद रखनी है। जैसे नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। आंदोलन का सही आपको बताना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे भैया, पाबना आंदोलन हुआ था 1873 से 76, किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र राय के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। जबकि मोपला विद्रोह होता है 1920 अली मुसलियार और एका आंदोलन लास्ट में होता है और वो होता है 1921 से 1922, जिसके द्वारा होता है मदारी पासी के द्वारा होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पाबना आंदोलन 1773 से 1776, पाबना आंदोलन 1873 से लेके 1876 तक पाबना हो गया। और जो ईश्वर चंद्र राय के द्वारा शुरू किया गया था
और चंपारण आंदोलन 1917 में होता है, महात्मा गांधी के द्वारा होता है। मोपला विद्रोह 1920 में होता है, अली मुसलिसार के द्वारा होता है। देखो ये इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे एक एक करके, लेकिन अभी वो ज़रूरत नहीं है। अगला है एका आंदोलन 1921-22 में, 21 एका ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। मोपला हुआ था 1920 में, ठीक है, मोपला 1920 में, तो ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। कथन है कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग और में विभेद कर दिया। बात तो सही है, और कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई, दोनों बात सही है। लेकिन दोनों बात सही अगर ऑप्शन के हिसाब से हम इसे चेक करेंगे हमें ये मिलेगा कि दोनों सही हैं, परंतु उसकी व्याख्या नहीं करता है। आगे देखेंगे, विश्व इतिहास से पूछा गया है इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन है मेजनी के द्वारा यंग इटली का गठन किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किया गया, और कब किया गया? 1831 में जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया। और इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। ये तीनों वहाँ के क्रांतिकारी थे जिनको इटली के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। तो इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा किया गया था। कब? 1831 में। अब देखो इसमें गैरीबाल्डी, काउर का नाम दिया है, लेकिन आप उसमें जो मुख्य चूज करेंगे वो यंग इटली की बात वो पूछना चाह रहा है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में भी कथन है। कथन कह रहा है कि भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग स्थानीय बनी रही, और कारण है कि भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। अब दोनों हिसाब से देखेंगे तो देखो पहली बात तो सही है, कथन जो उसमें कहा गया सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तो ये समझ अगर चाहिए ये क्लियर अगर पढ़ना चाहें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सीधी बात समझेंगे यार कि देखो भारत की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से कृषि पे आधारित है, लेकिन यहाँ का समाज की संरचना बहुत जटिल नहीं है भाई, बहुत सामान्य है यहाँ का समाज। तो वो कह रहा है कि यहाँ की भारतीय कृषि की संरचना बहुत जटिल है, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी कथन है, कह रहा है कि मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का सबसे बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। तो बात तो सही है भाई, भारत से सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। कारण है कि बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत में लाए जाते थे। अब ये बात आई कि ये वाला सही नहीं, दोनों बात सही है कि काबुल से सूती वस्त्र लाए जाते थे भारत में जब बाबर की बात हो रही, क्योंकि बाबर उसने उल्लेख कर दिया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इस हिसाब से अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही मिलेगा, और दोनों सही हैं। अब देखना इसमें कुछ अलग से नहीं दिया गया है, बस इतना लिखा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में इस बात का जिक्र किया है कि काबुल भारतीय सूती वस्त्रों के बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो ध्यान में रखेंगे, बस इतना याद रखना इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 46 है। कह रहा है कि सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, मिलाना है। देखो रूसो किससे संबंधित था? जनरल वेल। मार्क ब्लॉक क्या था? सामंतवादी। एफ एंजल किससे था? समाजवाद को मानने वाला। एम एन श्रीनिवासन कितने थे? संस्कृतिकरण। तो इस हिसाब से इसको मिला लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे रूसो को मिलाएंगे जनरल विल से, और उसके बाद मार्क ब्लॉक को मिलाएंगे सामंत शाही से, सामंतवादी या सामंत शाही से मिला लेंगे। अगला व्यक्ति है एफ एंजल्स, इसको मिलाएंगे समाजवाद से। किससे मिलाएंगे? समाजवाद से। और एक व्यक्ति लास्ट में बचता है जिसका नाम है एम एन श्रीनिवासन, और जो संस्कृतिकरण से संबंधित है। ऐसे मिला लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ से क्वेश्चन है, तो आप अगर पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा और आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा, और आगे के भी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए हैं। हो सकता है कि आगे के प्रश्नों में ये सब कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो ये मतलब एक तरीके से आपको बहुत सहायता करेगा। मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।